नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चौसर और आपके साथ मैं हूं माधुरी कलाल। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, ये सूत्र वाक्य है 16वीं लोकसभा के लिए जारी किए गए भाजपा के घोषणा पत्र की। जी हां, भाजपा ने 2014 लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में इस नारे के मुताबिक पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में समाज के सभी तबकों का ख्याल रखने की कोशिश की है। हालांकि भाजपा में घोषणा पत्र को लेकर उत्साह है, जोश है, लेकिन सियासत का होना भी लाजमी है। बात करेंगे आज इसी मुद्दे पर चुनावी चौसर में। लोकसभा चुनाव 2014 के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान शुरू होने के साथ ही भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने नई दिल्ली में घोषणा पत्र को जारी किया, जिसका नारा दिया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास। घोषणा पत्र जारी करते हुए जोशी ने कहा कि जो मुद्दे देश को परेशान कर रहे हैं उनमें महंगाई, रोजगार, स्वरोजगार, भ्रष्टाचार और कालाधन के मुद्दे हैं, जिन पर खास ध्यान दिया गया है। जोशी ने कहा, पार्टी में घोषणा पत्र के लिए 17 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिन्होंने देश के लाखों लोगों से सुझाव लेकर इसे तैयार किया है। भाजपा के घोषणा पत्र में कई मुद्दे हैं। ई गवर्नेंस और सरकार के शासन में पारदर्शिता लाना, न्यायपालिका में सुधार पर जोर, पुलिस व्यवस्था में सुधार, ई लाइब्रेरी की स्थापना, ST/SC सशक्तिकरण, राम मंदिर निर्माण का मुद्दा और उर्दू के विस्तार के साथ मदरसों के आधुनिकीकरण और हर गांव में पानी के साथ इंटरनेट का विस्तार जैसे कई मुद्दे भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं। इसमें हमने इस बात की विशेष योजना की है कि जो देश के सामने तात्कालिक समस्याएं हैं, जो देश के लोगों को परेशान कर रही हैं और जिनके बारे में बहुत आग्रह के साथ लोगों ने कहा कि इनका समाधान भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, तो उसमें से प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, ये एक ऐसा बड़ा व्यापक मुद्दा था जो शायद सबसे अधिक लोगों को परेशान कर रहा है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार, ज्यादातर नवयुवकों ने इस बारे में अपनी वेदना प्रकट की हमसे कि खाली हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, सक्षम हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। न तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई मौका है, न उनके लिए कोई रोजगार है। इसी के साथ साथ लगभग उतनी महत्व के साथ लोगों ने भ्रष्टाचार के बारे में, उसके उन्मूलन के बारे में आग्रह किया कि ये एक ऐसी समस्या है जिसका उन्मूलन, जिसका निराकरण जल्दी होना चाहिए। और उसके साथ कालाधन। ज्यादातर लोगों का ये सुझाव था कि जो प्रशासकीय हमारा ढांचा है उसमें कमजोरियां आ गई हैं, उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां देश की अर्थव्यवस्था में आ गई। तो उसमें इस सिस्टम को रिफॉर्म करना, गवर्नेंस में ई गवर्नेंस को लाना, ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और ऐसी सरकार की नीतियां और ऐसा सिस्टम कि जिससे लोगों को काम करने में उत्साह मिले, निरुत्साहित न हो। कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करने की हम लोगों ने मात्र औपचारिकता नहीं पूरी की है, यह इलेक्शन मैनिफेस्टो हम लोगों के लिए। तो भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये कहें कि भाजपाइयों में इसको लेकर जोश है, लेकिन कांग्रेस ने अपने पलटवार शुरू कर दिए हैं। सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील शर्मा वहां मौजूद हैं और डॉक्टर SS अग्रवाल हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है। न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। योगेंद्र, क्या लगता है, चुनावी चौसर बिजते ही घोषणा पत्र आज जारी हुआ, ये कहें कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत के दिन घोषणा पत्र जारी किया, बीजेपी इसको लेकर काफी उत्साहित है, काफी खुश नजर आ रहे हैं भाजपाई, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार शुरू कर दिया। कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, मुझे जो नहीं लगता, मीडिया की नजर से देखें तो ये भाजपा की मजबूरी थी 7 तारीख को मैनिफेस्टो जारी करना, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। 3 तारीख को मैनिफेस्टो आना था, लेकिन इंटरनल कुछ इश्यूज रहे जिसकी वजह से इसे 7 को करना पड़ा। और ये देखिए, बीजेपी का अपना अधिकार क्षेत्र है, वो कभी भी इसे जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को कहा था, कांग्रेस का ऐतराज भी है कि 7 तारीख जिस दिन चुनाव का पहला चरण, उस दिन आप मैनिफेस्टो जारी कर रही है। लेकिन फिर भी चलो, मैनिफेस्टो आया बीजेपी का और देश ये देखना चाहता था कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या होगा, क्योंकि आप पूरे देश में इस वक्त सबकी निगाहें बीजेपी पे टिकी हुई हैं। नरेंद्र, उस दिन आप मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चलो, मैनिफेस्टो आया बीजेपी का
और देश ये देखना चाहता था कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या होगा, क्योंकि आप पूरे देश में इस वक्त सबकी निगाहें बीजेपी पे टिकी हुई हैं, नरेंद्र मोदी पे टिकी हुई हैं। तो देश ये जानना भी चाहता है कि विजन क्या होगा चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है। तो वो आज एजेंडा भी सामने आया। इस मैनिफेस्टो में देखिए दो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी की जो धार वाले जो मुद्दे थे इस बार काफी वो डाइल्यूट किए गए हैं, यानी कि उन्हें धार कम करके और एक दूसरी दिशा में उन्हें कोशिश की है कि हमारी बात भी रखी जाए और किसी तरह से उसको संवैधानिक तरीके से, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे समान नागरिक संहिता का मामला हो, या फिर कश्मीर के धारा 370 का मामला हो। ये जो 2009 के मैनिफेस्टो में है उसमें कहा था कि राम मंदिर आज भी उनके एजेंडे में है, धारा 370 है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक संहिता, इन तीनों में कहा है कि राम मंदिर के मामले में कहा गया है कि संवैधानिक दायरे में इसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। धारा 370 है उसमें कहा गया है कि बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जाएगा, और साथ ही समान नागरिक जो संहिता है उसको लेकर के भी इसी तरह की बात कही है। और आज हर तबके को छूने की कोशिश बीजेपी ने इसमें की है, लेकिन सबकी जो निगाहें टिकी कि क्या राम मंदिर एजेंडे में होगा। सबसे अहम बात यह थी, एफडीआई पे सबकी निगाहें टिकी थी। एफडीआई में कहा है कि अगर रोजगार के अवसर मिलेंगे तो एफडीआई लागू की जाएगी, लेकिन रिटेल में नहीं। तो वो जो चीजें हैं, अभी कुछ स्थितियों पे बीजेपी अभी भी जो उनके नेता हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे कि जिन राज्यों में कांग्रेस है कि गवर्नमेंट है और वहां पे एफडीआई अगर लागू है तो उसका क्या होगा। इस पे अभी जैसे मुरली मनोहर जोशी जी को मैंने सुना तो उनका कहना था कि वो राज्य स्वयं जाने क्या करना होगा। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात हुई। खैर, मैं मेरी बात बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि इस वक्त हमारे साथ अतिथि भी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर एस अग्रवाल हमारे साथ हैं और सुनील शर्मा जी कांग्रेस से हैं, बीजेपी से डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी के जो 3 मुद्दे हैं, समान नागरिक संहिता, धारा 370 कश्मीर और राम मंदिर का जो मुद्दा है, वो अब की बार कुछ इसमें बीजेपी की धार थोड़ी मुझे कमजोर नजर आ रही है। और इसमें राम मंदिर के मामले में कहा है कि संवैधानिक दायरे में हल निकाला जाएगा। बहुत अच्छी बात है, कहना भी चाहिए, ये पहले भी ये बात उठती रही है, लेकिन बीजेपी ने पहली बार संवैधानिक दायरे की बात कही है। और दूसरी बात 370 की जो बात है उसे हटाने के लिए कटिबद्ध बताया था 2009 में, लेकिन इस बार कहा है कि बातचीत के जरिए इसका हल ढूंढा जाएगा। और समान नागरिक संहिता को लेकर के भी इसी तरह की बात कही गई है। तो क्या माना जाए, इससे बीजेपी का कुछ नजरिया बदल रहा है इस मामले में? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो पहला मुद्दा है वो पहला मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार और असुरक्षा से ग्रस्त आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं वो नहीं रहे। लेकिन हमारा आर्थिक समृद्धि, बेरोजगारी दूर हो, आर्थिक समृद्धि बढ़े और शिक्षा के अंदर हम उन्नत हों, कृषि के आधारित योजनाएं हमारी बने, नरेगा जो है उसको हमारे कृषि से जोड़ा जाए। इस प्रकार के हमारे प्रथम है। जो और चीजें हैं वो तो एक कंटिन्यूअस फेज है जिसके अंदर की चलता जाए, लेकिन महंगाई, भ्रष्टाचार और असुरक्षा वाली ये हमारा प्रथम लक्ष्य है। ये मुख्य एजेंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी, लेकिन डॉक्टर साहब एक एफडीआई को लेकर के भी बहुत हल्ला मचाता। एफडीआई में केवल रिटेल, देखिए ये हल्ला इतना सा वो दे दिया कि रिटेल में लागू नहीं करेंगे, बाकी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं तो उसका स्वागत। ऐसा है कि ये हल्ले वाली बात नहीं है, ये मुद्दे वाली और ये नीति के अनुसार बात है। हम पहले भी कहते थे, अब भी कह रहे हैं कि एफडीआई को रिटेल के अंदर नहीं लाया जाएगा। उसके लिए विशेष चीज कार्य योजना बनेगी, जहां हमारे पास बेरोजगारी के दूर के लिए कार्य करना होगा, वहां हम इसको चालू करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि एफडीआई में थोड़ा सा लिबरल बीजेपी हुई है, तो क्या भविष्य में ये बात भी कही जा सकती है कि मल्टी रिटेल जो फील्ड है उसके अंदर एफडीआई की कम की बात कर रही है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि चलिए हम चीनी पे लागू नहीं कर रहे, दाल पे लागू कर देते हैं। ये सब आगे के अनुभव से और आगे के परिस्थितियों के अनुसार है। आज हमारा जो मुख्य बात है वो मुख्य बात है कि एफडीआई को रिटेल के अंदर नहीं लाया जाएगा, और जहां बेरोजगार के अवसर कमती होंगे, बेरोजगारी कमी होगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहां पर हम एफडीआई को लेके आएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, ये माना जा सकता है कि बीजेपी की प्राथमिकताएं 2009 की बजाय 2014 में दूसरी हो गई हैं। अब मैं सुनील जी से बात करना चाहूंगा। सुनील जी,
बीजेपी का घोषणा पत्र हमारी प्राथमिकताएं वही हैं। जी। तो हमारी प्राथमिकताएं हैं देश किस प्रकार से वैभव को प्राप्त करे, चलिए, किस प्रकार से महंगाई कमती आए, किस प्रकार से भ्रष्टाचार खत्म होए, किस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां खत्म होए, किस प्रकार से बेरोजगारी खत्म होए। ये बीजेपी की पहली प्राथमिकता है ना सर 2014 में। ये हमेशा ही रही है, कभी भी नहीं। मैं ये कह रहा हूं हमेशा रही है। हम शासन में आए तो यही प्राथमिकताएं हमारी रहेंगी और यही प्राथमिकताएं देश के भविष्य को बनाने वाली है। चलिए ठीक है, सुनील जी से जान लेते हैं। सुनील जी, आज मैनिफेस्टो है बीजेपी का और बीजेपी ने विकास का विजन दिखाया है, बुलेट ट्रेन की बात कही है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पहले बाई रोड दी थी, अब इन्होंने बुलेट ट्रेन की बात की है और माइंड्रीज को रोजगार के अवसरों की बात कही है, साथ ही हाईटेक मदरसे करने की भी बात कही है और भ्रष्टाचार को ई गवर्नेंस से रोकने की बात कही। और जो महंगाई की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उसके लिए कहा कि स्पेशल फंड बनाया जाएगा इसे रोकने के लिए। बिल्कुल। और राम मंदिर और उसके मुद्दे पे जो है उन्होंने कहा है कि संवैधानिक दायरे में इसका हल किया जाएगा। चलिए, लेकिन मैं पुराने मुद्दों को अगर मैं छोड़ूं क्योंकि बहस बहुत लंबी होगी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप किस दृष्टि से देखते हैं। योगेंद्र जी, आपको एक पहली बात तो एक बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहूंगा। भारत के लोकतांत्रिक 65 साल इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन स्टार्ट होने के बाद अपना घोषणा पत्र जारी किया है। अब प्रश्न है कि 2.5 घंटे हो गए, सुबह जब 2.5 घंटे हो गए थे पहली पोलिंग को हुए, पहले प्रथम चरण की पोलिंग के हो गए, तब एक पार्टी घोषणा पत्र लेके आती है। ये पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है भाजपा के अंदर। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की अपनी प्राथमिकता है, भाजपा की अपनी प्राथमिकता है। सच्ची बात तो है कि इसके ऊपर भाजपा को एक श्वेत पत्र लाना चाहिए कि इतना विलंब क्यों हुआ, 3 तारीख से 7 तारीख क्यों हो गई है। ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है और यह अगर आप इसके अंदर अगर एक बार जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि भाजपा किस एक अंतर्द्वंद के बीच में एक गुजर रही है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमने 89 से लेके 89 से हम एक इश्यू को लेके घूम रहे हैं, मंदिर के इश्यू को ऊपर लेके घूम रहे हैं, मंदिर का इश्यू आगे आना चाहिए। तो दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं नहीं, मंदिर के इश्यू से हमें वोटों का लॉस होगा। देखिए, आपको बताता हूं, भाजपा की कोई और कोई प्राथमिकता नहीं, इनकी केवल एक प्राथमिकता है कि ये किन प्रकार लोगों को कंफ्यूज किया जाए और कंफ्यूज करके वोट लिया जाए। केवल वोट लेने की प्राथमिकता के अलावा भाजपा की कोई प्राथमिकता नहीं है, न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है। जहां 89 से लेके आज तक ये लोगों को इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रहे थे, रिलीजन के नाम पे एक्सप्लॉइट कर रहे थे, मंदिर के नाम पे एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उस मंदिर के इश्यू को लेके मुझे आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, 89 की बात याद दिलाना चाहूंगा, 92 की याद दिलाना चाहूंगा, जब लालकृष्ण आडवाणी लगातार एक बात बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और यहां मंदिर वहीं का मतलब वहीं होता था। आज वो मंदिर को प्राथमिकता पे लाने के लिए भाजपा के अंदर द्वंद्व हो रहा है। घोषणा पत्र में उसको रखा भी जाए या नहीं रखा जाए, इसके ऊपर एक इश्यू हो रहा है और अंत में नतीजा ये निकला कि घोषणा पत्र का जो सबसे अंतिम इश्यू है उसके ऊपर मंदिर को रखा है, जो भाजपा के अंतर्द्वंद को बिल्कुल रेखांकित करता है, स्पष्ट करता है कि ये पार्टी केवल और केवल वोट के लिए, वोट के अलावा इनका कोई और लक्ष्य नहीं है। सुनील जी, तो आपका कहने का मतलब है बीजेपी में जो चल रहा है वो इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा? नहीं, आपको बताए तो मैं, भाजपा एक बहुत ही अंतर्द्वंद के अंदर चल रही है। आपने वो तो देखिए, मेरी बात सुनिए, अरे हाँ बिल्कुल 100% कल तक जो इनके बड़े नेता आज वो टिकट के लिए तरस रहे। जो कल तक लालकृष्ण आडवाणी इनके पितृ पुरुष थे, उनके टिकट के अंदर जिस ढंग का हुआ, मैं आपको सही बता रहा हूं, डॉक्टर अग्रवाल हंस रहे, ये रोने की बात है कि जो दल या जो परिवार अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, उसके लिए विलाप की बात है। जिस चीज के ऊपर इन्हें रोना चाहिए उस चीज पे हंस रही है। आज जसवंत सिंह के साथ जो व्यवहार हुआ वो सारी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। और क्या देखिए डॉक्टर साहब, आप जब बोल रहे थे मैंने आपको एक बार डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे मेरी बात सुनिए। देखिए, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर एक बात है, जसवंत सिंह के साथ जो हुआ, आडवाणी के साथ जो हुआ, मुरली मनोहर जोशी के साथ हुआ, जो दल अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकता, उस दल को कुछ बोलने का हक नहीं है। और जिस चीज के ऊपर इनको रोना चाहिए हंस रहे हैं, उसके ऊपर आज आडवाणी पे हंस रहे हैं, आज मुरली मनोहर जोशी पे हंस रहे हैं, आज जसवंत सिंह पे हंस रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर जो आज जसवंत सिंह के टिकट के ऊपर, मुरली मनोहर जोशी के टिकट के ऊपर, आडवाणी के टिकट के ऊपर जो दल हंस रहा है, ये विलाप की बात है, ये शर्म की बात है। चलिए डॉक्टर साहब, एक मुद्दा और है। डॉक्टर साहब, एक मुद्दा और है। काले धन को लेकर के लगातार बीजेपी बात कहती आ रही है कि काला धन वापस लाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। आप पहले से भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं काले धन को लेकर के, और एक
बड़ी बात और कही है, 100 नए शहर बसाने की बात कही है, जिसमें आवास योजनाएं लेकर के आई जाएगी। तो ये किस तरह की योजना, इसे क्या माना जाए इसको लेकर के? हमारा उद्देश्य और विजन बिल्कुल साफ है। काला धन देश के अंदर जो है उसको बाहर निकाला जाए। येदियुरप्पा का धन भी लाओगे क्या? अरे आप येदियुरप्पा के धन के ऊपर बताइए ना। आप येदियुरप्पा, ये वही दल है जो येदियुरप्पा की पार्टी है, ये वो दल है जो शहीदों के कफन के अंदर कमीशन खा जाता है, जो शहीदों के कफन में कमीशन खा जाते हैं, जिनको इतनी शर्म नहीं है कि शहीदों के ऊपर, जो शहीदों के कफन पे कमीशन खाने वाली पार्टी आज भ्रष्टाचार में बोल रही है। इन्हें शर्म नहीं आती लोगों को? जो कारगिल के शहीदों के कमीशन में कपड़े खा रहे हो, अरे जो कमीशन खाते हो कफन के अंदर, जो शहीदों के कफन में कमीशन खाते हो, उन्हें शर्म नहीं आती भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हुए? सुन लीजिए, बहस डाइवर्ट हो जाएगी। मैं डॉक्टर साहब आपसे मैं छोटा सा जानना चाहूंगा कि 100 शहरों की बात कही है, उसको लेकर के हम छोटा सा जानना चाहेंगे कि किस तरह के शहर होंगे ये? क्या कोई बीजेपी का विजन है कि बिल्कुल एकदम हाई प्रोफाइल सिटीज होंगी, या फिर वहां पे हाई टेक्नोलॉजी वहां पे होगी? किस तरह के शहर होंगे ये? जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं, उसी प्रकार से आज बड़े बड़े जो शहर हैं और उनके बड़े बड़े जो महानगर से जो महानगर होते चले जा रहे हैं और सिटी से बड़े होते चले जा रहे हैं, उनके बीच के अंदर हम नगर का इस तरीके से विकसित करेंगे जिससे कि वो सुनियोजित रूप से बन सके। बहुत अच्छी बात है। उसके कारण, जिसके कारण कि जो वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और तरीके की नल, बिजली, पानी, सड़कें वगैरह, वो हम नए डेवलप करेंगे, ऑटोमेटिक डेवलप होने के बजाय, जिससे आप ही के पेशे से जुड़ा मेरा एक सवाल हो रहा है। अशोक गहलोत सरकार ने निःशुल्क जांच, दवाई यानी कि सेहत का अधिकार दिया था काफी हद तक। अब आपकी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया है इसको कि हम सेहत का अधिकार देंगे, यानी कि आपको स्वास्थ्य का अधिकार देंगे, स्वस्थ रहने का अधिकार देंगे। बहुत अच्छी बात है, देश में होनी चाहिए। कांग्रेस ने भी इस बात का जिक्र किया था और कांग्रेस ये कहते हैं कि हमने यूपीए सेकंड में अधिकार युग का आगाज किया। सिस्टम डॉक्टर साहब वही है, सारा ब्यूरोक्रेसी वही है, सारे सिस्टम है, लेकिन आपका जो सेहत का अधिकार है ये राज्य में जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत ने लागू किया या यूपीए मंशा रख रही है, आपका डिफरेंट कैसे रहेगा? क्योंकि लोग तो सब वही होंगे इसे लागू करने के लिए। मैं उसके लिए बहुत स्पष्ट है कि जो हमारे पास उपलब्ध मानव संसाधन, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स और फिजिकल फैसिलिटी है, उसको किस प्रकार से बेहतर उपयोग में लाया जा सके। जहां पर उनकी आवश्यकता है उनकी पूरी कैपेसिटी बिल्ड करी जाए और उस कैपेसिटी बिल्ड को और उसका उपयोग पूरा का पूरा ले, इस प्रकार की हम कार्य योजना बनाएंगे जिससे कि हम सबको स्वास्थ्य दे सकें। आज जो विषमता है वो विषमता यही है कि जहां भवन है वहां डॉक्टर नहीं है, जहां डॉक्टर हैं वहां स्टाफ नहीं है, जहां स्टाफ डॉक्टर ये हैं वहां दवा नहीं है, वहां टाइम के ऊपर पहुंचते नहीं है। जिस प्रकार का मानव संसाधन है उसकी मानव संसाधन को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको जगह या उसका काम नहीं दिया गया हुआ है, जिसके कारण हमारे पास जो उपलब्ध साधन है उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि समय कम है, 2-3 सवालों की जिज्ञासा हो रही है मेरी। एक नरेंद्र मोदी जी ने आज एक बड़ी दिलचस्प बात कही है कि बद इरादे से काम नहीं करूंगा मैं, इसका क्या अर्थ लगाया जाए? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हम भारत को उसी प्रकार वैभव ले जाने की तरफ, वैभव भारत होएगा उसके अनुसार काम करेंगे। किसी भी ये नहीं कि इसके लिए मेरे मन के अंदर पक्षपात किसी प्रकार का होएगा। मैं बिल्कुल जिस प्रकार की राज्य के लिए एक सर्वोच्च नीति होती है, सबको बराबर की तरह देखना, राज्य का, देश का मुख्य कार्यकारी होने के नाते मैं सबको समान के हिसाब से देखूंगा, किसी को कम ज्यादा के हिसाब से नहीं देखूंगा और उसी के अनुसार काम करूंगा। चलिए सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बद इरादे से मैं काम नहीं करूंगा, एक बात तो ये कही है, दूसरी ओर नौकरी कितनी देंगे इसका भी खुलासा नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी कहना क्या चाहते हैं। बहुत कंफ्यूज, मैं आपने पहले बताया ये कंफ्यूज लोग हैं। पिछले कई सालों से एक बात ये कहा करते थे कि हम पूरे देश को हम गुजरात बना देंगे।
ये गुजरात बना देंगे, ये इस चीज को आप रीड बिटवीन द लाइन करने की बात है। ये गुजरात किस संदर्भ में बना देने की बात करते थे, पूरा देश जानता है कि किस संदर्भ में बनाने की बात करते थे। जिस ढंग से वहां पे एक होलोकॉस्ट हुआ, जिस ढंग से वहां पर एक पूरा नरसंहार हुआ, ये उसी संदर्भ में कहते थे कि अगर हमें ताकत मिलेगी तो हम पूरे देश को गुजरात बना देंगे। आज जो पूरे 10 साल से 12 साल से पूरे देश को गुजरात बनाने की बात कर रहे थे, आज वो वोटों के लिए हुआ। ये उसी संदर्भ में कहते थे कि अगर हमें ताकत मिलेगी तो हम पूरे देश को गुजरात बना देंगे। आज जो पूरे 10 साल से 12 साल से पूरे देश को गुजरात बनाने की बात कर रहे थे, आज वो वोटों के लिए उनमें एक डिवीजन है, पूरा एक परिवर्तन है। और केवल परिवर्तन है कि उनकी प्राथमिकता केवल वोट है। जहां तक शहरों की बात है, नए शहरों की 100 शहर बना देंगे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, 1.5 दशक से ये गुजरात के अंदर शासन में कितने नए शहर इन्होंने बना दिए? 1.5 दशक बहुत एक लंबा समय होता है। 15 साल ये रहे गुजरात के अंदर, कितने नए शहर इन्होंने बनाए। और जब आप गुजरात के अंदर आपने नए शहर 15 साल में नहीं बनाए तो क्यों जनता को मुगालते में रखते हैं? ईमानदारी की बात तो है कि भाजपा का ये घोषणा पत्र है के लिए एक झूठ का पुलंदा है, इसमें कुछ भी नहीं है। के लिए कंफ्यूजन को रिफ्लेक्ट करता है। ये बताता है कि न इनका कोई नीति है, इनकी न कोई रीति है, न कोई चाल है, न कोई चरित्र है। इनका केवल लक्ष्य, इनका धर्म, ईमान, केवल एक चीज है, वोट और वोट। जहां से भी वोट इनको मिल रहा होगा उसके लिए ये दौड़ के जाएंगे। जहां तक एफडीआई का सवाल है तो मैं योगेंद्र जी आपको बता देना चाहूंगा कि एफडीआई के मामले में इन्होंने जो बात रखी है वो कांग्रेस के दृष्टिकोण के ऊपर एक मोहर लगाती है कि हम जो बात कह रहे थे कि देश के अंदर एफडीआई आनी चाहिए विकास के लिए। अगर आप किसी पूरी दुनिया के अंदर, जाहिर है 300 साल पहले एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर ये बात को बहुत अच्छी तरह क्लेरिफाई कर दिया था कि जिस भी देश की नीति ऐसी होंगी कि दुनिया की इकोनॉमी जहां अगर फ्लो ऑफ कैपिटल आ जाएगा वो देश इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। कांग्रेस ये बात कह रही थी तो ये केवल उसको राजनीतिक लाभ के लिए उसका विरोध कर रहे थे। आज इन्होंने अपने घोषणा पत्र में उसी चीज को दूसरे ढंग से, कान को इधर से नहीं उधर से पकड़ के, एफडीआई के मामले में जो कांग्रेस का मत था उसी का इन्होंने समर्थन किया है। जहां तक इनका सवाल है तो ये पूरा का पूरा आप इनको देखेंगे, आतंकवाद की ये बात करते हैं। इनके जमाने पे संसद के अंदर हमला हुआ, इनके जमाने के अंदर ये आतंककारियों को कंधार के अंदर छोड़ के आ रहे हैं। ये किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं? भाजपा का कोई चरित्र नहीं है, चाल नहीं है, चेहरा नहीं है। ये केवल एक झूठ का पुलंदा के लोगों को खुद कंफ्यूज है, लोगों को कंफ्यूज करके वोट लेना चाहते हैं। इसके अलावा इस पूरे घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है। चलिए सुनील जी, समय बहुत कम है। माधुरी, और फिलहाल घोषणा पत्र आ चुका है बीजेपी का। ये बात सही है कि मतदान शुरू होने के बाद घोषणा पत्र आया है, ये शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ है। और घोषणा पत्र का कितना असर होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। और सुनील जी ने कहा कि बीजेपी बहुत कंफ्यूज्ड है और आज जो मुद्दे हैं उनमें बीजेपी के जो मूल मुद्दे उन पर भी धार थोड़ी कम नजर आई है। अब इसका कितना असर होगा ये देखने की बात होगी और अब ये निर्णय मतदाता पे छोड़ देना चाहिए। वापस लौटेंगे आपके पास। जी बिल्कुल योगेंद्र, तो आपने सही कहा, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत हो रहे मतदान के दिन ही घोषणा पत्र जारी किया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रही है। कांग्रेस के राशिद अलवी ने कहा है कि ये देश को गुमराह कर रहे हैं। आपको एक बार सुनाते हैं। देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, चूंकि चुनाव नजदीक है। 100 शहर कैसे बसाएंगे, कहां बसाएंगे, पैसा कहां से आएगा, पीने का पानी हर गांव में आप कैसे पहुंचाएंगे? 3 लाख गांव हैं जहां पीने का पानी नहीं है। ये एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है, पहुंचाना चाहिए, लेकिन आप कितने दिन में पहुंचाएंगे? आपने कहा है हर घर को पक्का मकान देंगे, कहां से देंगे, पैसा कहां से आएगा? तो देश के लोगों को गुमराह करने वाला मैनिफेस्टो है। एक तरफ माइनॉरिटीज की बात मैनिफेस्टो में की जा रही है और उसी मैनिफेस्टो को जारी करते वक्त जब एक पत्रकार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से पूछता है कि आपके जनरल सेक्रेटरी शाह ने जो बयान दिया है बदला लेने वाली बात, उसके बारे में क्या कमेंट करते हैं, तो वो कहते हैं इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। क्या ये कंट्राडिक्शन नहीं है? मैनिफेस्टो के अंदर कुछ और है, जबान में कुछ और है, दिल में कुछ और है। ये फैसला देश के लोग। घोषणा पत्र जारी हो चुका है बीजेपी का, जहां बीजेपी वालों में बहुत उत्साह और जोश है। इसको समावेशी और सुशासन के ये कहें कि परिवेश में इसको इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग सिर्फ एक सवाल उठा रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा चुनावी चौसर में। यही देखना अब आगे बाकी रहेगा कि चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन जो कुछ भी हो लोगों के हित में काम होना चाहिए। चुनावी चौसर में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।